नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में जब किसी देश की शक्ति की बात की जाती है तो कहा जाता है कि उसके पास सेना कितनी है और उसकी सेना कितनी स्ट्रेटेजिकल जगहों पर खड़ी है। क्योंकि जब कभी युद्ध होगा तो सेना को उस देश से वहां पहुंचाने में, जिससे लड़ना है, वहां तक पहुंचाने में समय लग सकता है। इसीलिए पहले ही युद्ध की तैयारी में रहो। सेना कितनी तैयार है ये उसकी लोकेशन से पता चलती है। भारत से पहले दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों की चर्चा करते हैं। जब बात अमेरिका की हो तो अमेरिका में अमेरिकी सैनिक हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन 80 देशों में 750 जगहों पर अमेरिकी सैनिक हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कहा जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये, कि दुनिया के लगभग 80 देशों में 750 जगहों पर अमेरिकी सैनिक रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओपन केसेस हैं, जैसे जापान है, कतर है, यहाँ तो सबको पता है कि यहाँ पर अमेरिकी सेना है। लेकिन फिर भी इसके अलावा ये जितने भी छेद आप होते देख रहे हैं मैप में, यहाँ अमेरिकी सेना प्रेज़ेंट है। बात इसी तरह चाइना की अगर कर ली जाए तो चाइनीज़ जो हैं, वो 29 मिलिट्री बेसेस बनाकर बैठे हुए हैं 3 देशों में और 27 आइलैंड पर। यानी कि दुनिया के अंदर पावर को इसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाता होगा। अगर हम बात रूस की करें तो रूस ने भी 52 मिलिट्री बेसेस अपनी दुनिया भर के अंदर बनाए हुए हैं, जो कि लगभग 12 देशों में स्थित हैं। जब दुनिया के शक्तिशाली देशों की बात होती है तो यह डिपेंड करता है कि कोई देश दूसरे देश को अपने यहां जगह क्यों देगा। किस तरह से दोनों के बीच स्ट्रेटेजिकल एग्रीमेंट्स हैं, क्या दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि वो उसे वहां पर रुकने का मौका देता है। बिल्कुल कुछ इसी तर्ज पर बात भारत की आज हम करने जा रहे हैं। भारत भी दुनिया में बहुत से देशों में अपने एयर बेसेस रखता है या फिर ठिकाने रखता है, वो आज हम अपने सेशन में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको जो खबर दे रहे हैं वो खबर थोड़ा सा भारत के लिए नकारात्मक साउंड होती है। खबर यह है कि भारत का एक एयरबेस या कहिए सैन्य अड्डा भारत से निकल गया है, यानी कि भारत के प्रभाव से निकल गया है। ऑब्वियस सी बात है, हमने अपने देश के बाहर कहीं बना रखा होगा तो उस देश के साथ में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग रही होगी उस वजह से वो बना होगा। अब शायद अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी होगी, इसीलिए अब वो हमारे देश से निकल गया है, या कोई और प्रभाव रहा होगा। आज के सेशन में इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। मेरे प्यारे साथियों, चर्चा है आज एक एयरबेस की, जहां पर हमारी सेना भी थी। इस जगह का नाम है आईनी एयरबेस। आईनी एयरबेस स्थित है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान स्थित है सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में कहां, तो कहा जाए तो अफगानिस्तान के उत्तर में। वहां पर हमारा एक एयरबेस था, नाम जिसका आईनी एयरबेस था। भारत से वो निकल गया है, यानी कि अब हमारी सेना वहां पर नहीं है। जब ये बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछी गई तो उन्होंने अपना जवाब बिल्कुल वही ऑफिशियल तरीके से दिया और कहा कि हाँ देखिए, दो देशों के बीच में अपनी वार्ता होती है, अब वो नहीं है। दोनों के साथ हमारा जो मतलब एक दूसरे का एग्रीमेंट था वो समाप्त हो गया है। अब हमारी सेना वहां नहीं है। सवाल ये नहीं है, ठीक है, दो देशों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितने दिन थी चली और आप लोग वहां से बाहर आ गए। सवाल इससे बड़ा ये है कि यहां से हम 2021 से बाहर हैं। हमारा एग्रीमेंट 2021 में समाप्त हुआ, 2022 से ऑफिशियली भारतीय सेना यहां से बाहर आ गई। लेकिन 2022 से आप 25 में आज हैं, 25 खत्म होने को है, लेकिन किसी भी मीडिया रिपोर्ट में इसे कवर नहीं किया गया। ये खबर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पब्लिक होना शुरू हुई तो ये वायरल खबर बन गई। खबरों में इस प्रकार से आने लगी कि 2025 में जाकर हमें क्यों पता चल रहा है, हम 2022 में यहां से बाहर आ गए थे। भारत स्ट्रेटेजिकल किसी पोजीशन पे था, ये बात पता होना भी स्ट्रेटेजिकली जरूरी नहीं है। लेकिन जब ये बात पता थी सबको कि हम यहां पर हैं, यहां से आना कम से कम भारतीयों को या फिर उस लोकतंत्र में जहां जनता जानने का अधिकार रखती है, उन्हें पता तो होना चाहिए था। इस बात को टाइटल बनाकर मीडिया में यह रिपोर्ट तेजी से उठने लगी कि भारत 2022 में ही यहां से निकल लिया, क्योंकि दो देशों के बीच का द्विपक्षीय संबंध समाप्त हुआ। इसको इन्होंने कुछ इस प्रकार से ही कहा कि 2002 में हमारे बीच में डायलॉग्स थे, 2002 से 2022 तक हम यहां रहे, उसके बाद में हम यहां से निकल लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ही रिफाइंड तरीके के जवाब देता है। लेकिन फिर चर्चा शुरू होती है कि आफ्टर ऑल हम ताजिकिस्तान को 2022 से आगे ले जाने के लिए क्यों नहीं तैयार कर पाए, या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने भारत के साथ धोखा कर दिया, या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो हमसे ज्यादा प्रभावशाली थे। तो उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और किस तरह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। साथियों, ये जो मैप आप देख रहे हैं जिसमें भारत और भारत के उत्तर की तरफ आप चलते हैं, असल में आप पूरा जो मैप देख रहे हैं, कलरफुल जो वाला हिस्सा है वो एशिया है। एशिया के मध्य में ये वाला हिस्सा सेंट्रल एशिया कहलाता है। ये सेंट्रल एशिया कभी यूएसएसआर का यानी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था।
सोवियत रूस का 1991 में विघटन हुआ, 15 देश बने, उनमें से जो देश थे वो 5 देश सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाए, जिसमें से तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के नाम प्रमुख हैं। इन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। आज जिस देश के साथ चर्चा हो रही है उसका नाम ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान की लोकेशन अगर आप देखें तो ये अफगानिस्तान के नॉर्थ में स्थित है, अफगानिस्तान से जस्ट ऊपर स्थित है। बात भारत की हो तो भारत और इसके बीच में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान का वरखान कॉरिडोर, अगर इन्हें हटा दिया जाए तो यह कहा जाए कि अगर पीओके हमारे पास होता तो ताजिकिस्तान हमसे मात्र 20-22 किलोमीटर के वरखान कॉरिडोर के बाद ही ताजिकिस्तान प्रेजेंट होता। तो कुल मिलाकर के ये जो जगह हमें दिख रही है ये सेंट्रल एशिया की जगह है और उस सेंट्रल एशिया में फिलहाल भारत का बेस हट गया है। भारत ने यहां पर इस जगह को क्यों प्राप्त किया होगा, इसकी लोकेशन खुद से बताती है कि ताजिकिस्तान में अगर आप बैठे हो तो आपको अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, चाइना में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप अपने घर से ऊपर एक मचान लेकर बैठे हो जहां से आप औरों पर नियंत्रण रख सकते हो। ये तो देख करके समझ में आता है। अब थोड़ा सा बात ताजिकिस्तान के मैप को समझने की कर लेते हैं। यह अफगानिस्तान रहा, इसके जस्ट उत्तर में ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, दुशांबे के बिल्कुल 15-20 किलोमीटर की दूरी पर था आईनी एयरबेस। दुशांबे के साथ में अगर आप लोकेशन देखें तो ये रहा यूएसएसआर के समय का ताजिकिस्तान, जो विघटन होने पर कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। इस आईनी एयरबेस का दूसरा नाम गाइजर एयरबेस भी था। गिजार, गाइजर, किसी भी नाम से आप इसे पुकार सकते हैं। गाइजर एयरबेस भी हुआ करता था और ये ताजिकिस्तान की कैपिटल जो दुशांबे है उसके पश्चिम में स्थित था। साथियों, इसके इतिहास के बारे में कहा जाता है कि ये आईनी एयरबेस बहुत पहले भी, जब कोल्ड वॉर एरा था तब सोवियत रूस के द्वारा यूज में लिया गया था। लंबे समय तक आईनी एयरबेस का सिग्निफिकेंस रहा। भारत ने 2001 में इसे ताजिकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करके प्राप्त किया था। उद्देश्य सिंपल था, पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से नकेल कस के रखना। गलती से कभी हमें पेशावर पर हमला करना हो, हमें वरखान कॉरिडोर के उत्तर में जाना हो कि दक्षिण में जाना हो, तो उस सब के लिए हमारे लिए ये एयरबेस काम का था। हम अपने मैप में अगर एक बार फिर से इसे समझें तो आप देख पाएंगे कि अगर हमें पाकिस्तान को कंट्रोल करना हो तो ताजिकिस्तान से पाकिस्तान, ताजिकिस्तान से पाकिस्तान बहुत ही नजदीक जगह निकल कर आती है और पाकिस्तान पर हमें हमला करने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। पेशावर के लिए यह काफी उपयुक्त जगह प्रतीत होता था। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अफगानिस्तान से अगर भारत को कुछ चाहिए, या अफगानिस्तान में जब संघर्ष चल रहे थे अलकायदा के खात्मे के लिए अमेरिका के द्वारा, उस समय भारत अपनी स्थिति को यहां पर संभाल करके रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में भारत का बहुत निवेश था, भारत की एम्बेसी थी, भारत के लोग कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से काम कर रहे थे। ऐसे में अगर उन्हें कभी बाहर निकालना पड़े तो पाकिस्तान हमें सपोर्ट नहीं करेगा अपने लोगों को निकालने के लिए। इसलिए हमने ताजिकिस्तान में पूरे टाइम एक ऑपरेशनल एयरबेस रखा हुआ था। अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई स्थिति बदलती है, बिगड़ती है, तो हम अपने लोगों को पहले यहां ले जाएंगे बाई रोड और फिर यहां से हम उन्हें टेक ऑफ करके ले आएंगे। और हुआ भी यही साथियों। 2021 में देवी शक्ति ऑपरेशन चला करके जब अमेरिका अफगानिस्तान को यूं ही छोड़ करके निकल गया, तब भारतीयों ने या फिर भारतीय एम्बेसी के जो कर्मचारी थे और जो भारतीय अफगानिस्तान में फंसे रह गए थे, उन्हें यहां से हमने टेक ऑफ किया था, यहां से हमने लिफ्ट किया था और उन्हें सुरक्षित भारत लेकर आए थे। अर्थात जिस मकसद से इसे बनाया गया था उस मकसद की सिद्धि ताजिकिस्तान में ये एयरबेस आईनी कर रहा था। आईनी एयरबेस के बारे में कहते हैं कि यह मतलब जो गाइजर एयरबेस के बिल्कुल नजदीक ही स्थित था। ये 20 किलोमीटर था अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से। पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए यह बड़ा कनेक्ट पॉइंट था। एक बार फिर से अगर आप देखें तो तालिबान और तालिबान के साथ उत्तर में हमें ताजिकिस्तान दिखाई पड़ता है। चूंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान है तो हम थोड़ी सी कहानी आपको उस समय की बताते हैं जब भारत ने तालिबान के खिलाफ ताजिकिस्तान का उपयोग किया था। असल में जैसा आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर यूएस अलकायदा के खात्मे के लिए आया था, लेकिन अलकायदा को तालिबान की पनाह मिली हुई थी। इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने द्वारा सरकार बनाने का निर्णय लिया कि हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोग अपनी जनता चुनेंगे, सरकार बनाएंगे और लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। ऐसे में यहां पर जो अफगानिस्तान में सरकार बनी लोकतांत्रिक तरीके से, उस सरकार को तालिबान का समर्थन नहीं था। तालिबान में वो लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है तालिब लेकर आए हुए थे, यानी शिक्षा लेकर आए हुए थे, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ थे, अमेरिकी व्यवस्थाओं के खिलाफ थे। उनके अपने कायदे कानून थे, उन्हें अपने तरीके से शासन करना था। भारत उस समय अमेरिकी पक्ष में साउंड होता था। क्यों? क्योंकि हम भी अमेरिकी ऑब्जेक्टिव यानी डेमोक्रेसी को समर्थन दिया करते थे। और जब अमेरिकी ऑब्जेक्टिव को समर्थन देते थे तो तालिबान के खिलाफ जो लोग होते थे उनका समर्थन, उनको हम समर्थन दिया करते थे। कहते हैं कि उस समय अफगानिस्तान के उत्तर में एक नदर्न अलायंस नाम से ग्रुप सक्रिय था।
उस नदर्न अलायंस ने तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ मिलकर के खूब युद्ध लड़ा। तो भारत ने अपने आईनी एयरबेस और आईनी के साथ-साथ एक फरखान करके एयरबेस और था हमारा यहाँ पे, जहाँ पर हमने अस्पताल बनाया हुआ था ताजिकिस्तान में, उसका हम यूज़ करते थे नदर्न अलायंस को हेल्प करने के लिए, ताकि यहां से वो लोग अगर कोई भी पीड़ित हो, अस्पताल की जरूरत हो तो उन्हें भारत बनाकर दिया हुआ था ताजिकिस्तान में। अफगानिस्तान में एक तरह से समझिए कि भारत जो है वो उस खेमे से था जो कि अफगानिस्तान से तालिबान का खात्मा चाहता था, अफगानिस्तान से अलकायदा का खात्मा चाहता था। आज समय बदल चुका है। आज समय परिस्थितियों में भारत तालिबान को ही बिठाकर घर में बैठा है। भारत के अंदर विदेश मंत्री के रूप में तालिबान के विदेश मंत्री पहुंचे थे, लेकिन उस दौर में हमारे लिए नदर्न अलायंस प्रिय था क्योंकि हम अमेरिका के नजदीक थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह बनता है कि हम अमेरिका के नजदीक थे, ये बात कुछ लोगों को क्या वाकई में रास आई होगी? जैसे रूस और चीन। अनडाउटेबली पाकिस्तान को तो यह पसंद ही नहीं होगा, लेकिन अगर सुपर पावर्स की बात की जाए तो रूस और चीन इस बात से खुश तो नहीं थे। क्योंकि रशिया रशिया को कभी, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका का शासन बाद में आया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से यूएसएसआर को हटाने के लिए ही तालिबान को जन्म दिलवाया था। कहते हैं कि तालिबान को जो भी पावर मिली वो अमेरिका के द्वारा मिली थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से तालिबान को खड़ा किया था अफगानिस्तान में, ताकि वह सोवियत रूस को भगा सके, और सोवियत रूस लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहा है। आज जिस चीज को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार कहते हैं कि मुझे तालिबान के अंदर, मुझे अफगानिस्तान के अंदर एयरबेस चाहिए, वो असल में उस दौर के एयरबेस है जो कि यूएसएसआर के समय पर लिए गए थे। खैर, फिलहाल के लिए रूस को यह बात पसंद तो नहीं थी कि इंडिया का स्टैंड अफगानिस्तान के अंदर प्रो अमेरिका है, यानी कि प्रो वेस्ट है, और उसके लिए वो यूज कर रहा है ताजिकिस्तान को। ताजिकिस्तान का इंक्लिनेशन समझिए। देखिए, ताजिकिस्तान टेक्निकली तो अमेरिका के खिलाफ था। मतलब एक तरह से समझिए कि ऐसे समझिए कि वो बना था यूएसएसआर से। तो 15 देश जो यूएसएसआर के अंदर थे, उनमें से एक ताजिकिस्तान था। तो जो उसका अंदर का अंश है, जो साइकोलॉजी है, वो तो यूएसएसआर वाली है। लेकिन फिर भी उसने अपनी जगह को प्रो अमेरिका होने के लिए दिखाना शुरू कर दिया कि हाँ, हम आपके साथ हैं। लेकिन रशिया 1991 के बाद से वापस से सोवियत रूस को संगठित करने का प्रयास कर रहा था। इसी क्रम में उसने सीटीओ नाम से, एक सीएसटीओ नाम से संगठन बनाया, और सीएसटीओ नाम के उस संगठन में उसने शामिल किया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस और खुद यानी रूस। ये 6 देश 15 देशों में से एक साथ यूनिफाइड होकर के सीएसटीओ बनाए, जिनका उद्देश्य था कि हम सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। तो रूस ने ताजिकिस्तान पर अपना प्रेशर और प्रभाव हमेशा बनाकर रखा। उस समय भी जब भारत ताजिकिस्तान का यूज अमेरिका के समर्थन में कर रहा था, या फिर ये कहिए नदर्न अलायंस के समर्थन में कर रहा था, या फिर ये कहिए तालिबान के खिलाफ कर रहा था। तो आईनी एयरबेस भारत के लिए किस तरह से फायदे का था, ये मैंने आपको समझाने का फिलहाल यहां पर प्रयास किया। एक टाइम पर हमारा सुखोई भी, SU-30 भी यहां पर तैनात रहा करता था, और हमने 2014 में लगभग 200 लोगों की यहां पर कर्मचारियों की फौज तैनात कर रखी थी। तमाम प्रकार की फोर्सेस के लोग थे। ये 2021 की बड़ी ही यूनिक तस्वीर है, जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि देवी शक्ति मिशन के तहत भारत ने अपने फंसे हुए भारतीयों को यहां से निकाला था, और ये बेस उपयोग में लिया गया था। ये आप देख सकते हैं, आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान में हमने C-17 ग्लोमास्टर के अंदर अपने फंसे हुए जो अफगानिस्तान के लोग थे उन्हें निकाला था, और ये सब लोग इसी आईनी एयरबेस के माध्यम से, जो एम्बेसी के लोग थे, वो उनको वापस लाया गया था। लेकिन ये एयरबेस तब से और तब तक पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता बना हुआ था कि भारत इसका बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करता है, सुखोई तैनात रखता है, ग्लोब मास्टर से लोग निकालता है, नदर्न अलायंस की यहां पर हेल्प करता है, यहां पर बड़े लीडर्स का इलाज होता है। महमूद जैसे जो लोग थे, जो कि नदर्न अलायंस के बड़े लीडर थे, उनका इलाज वहां होता था। तो इस तरह से पाकिस्तान ने इसे बड़ा ही खुद के खिलाफ लिया था। खैर, इस बात से चिड़े तो रशिया और चाइना भी बैठे थे। लेकिन 2021 में जैसे ही यहां से अमेरिका निकला, ताजिकिस्तान को फिर से सांस में सांस आई, और वो नजदीक पहुंच गया रूस के। कहते हैं कि रूस ने भारत को एक दोस्ताना धोखा दिया। दोस्ताना धोखा दिया का क्या मतलब है कि ताजिकिस्तान को उसने अपने सीएसटीओ वाले ग्रुप में वापस ज्वाइन करने की कहा, मतलब एक्टिव होने की कहा कि भाई सुनो, हम सब एक हैं, कभी हम एक साथ रहा करते थे। 15 देश थे, जिसमें अर्मेनिया, बेलारूस, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। बोले यार, अपन सब एक थे, अब हम अलग अलग क्यों हो रहे हैं? और अपनी जगह का उपयोग हमारी थॉट प्रोसेस से अलग मत होने दो, पश्चिम के करीब मत जाने दो। ताजिकिस्तान में आईनी और फरखान का उपयोग भारत कर रहा था अमेरिका यानी कि वेस्ट के लिए। ये रूस को रास नहीं आ रहा था, और कहते हैं कि इसी चलते रूस ने ताजिकिस्तान को प्रेशराइज किया कि वो यहां से भारत को हटाए। आप समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी।
आप इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए जिसमें हमारे डोभाल साहब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ वर्ष 2018 में इस आईनी एयरबेस पर आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये जगह कितनी स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। आप यहाँ पर हमारे एयरफोर्स के सैनिकों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो लोग बैठे हैं, अधिकारी, सैन्य अधिकारी जो सब प्रेजेंट हैं, या आईनी पर प्रेजेंट हमारी वो मतलब उस समय की वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 2018 का ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। आईनी एयर बे फोर्स बेस पर नियर दुशांबे में हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कोविंद हुआ करते थे, उस समय वहां पर प्रेजेंट थे। अभी चूंकि द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो तस्वीर बदल गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल कॉमन रहता है हमेशा। ठीक है साहब। तो यहां पर चूंकि 4 साल पहले हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, ताजिकिस्तान ने इसे रिन्यू नहीं किया, इसलिए बड़े सारे सवाल उठे। पहला सवाल तो यही, भारत को यह बात पता क्यों नहीं चली, और दूसरा, ऐसा करने में हमने अपना जियोपॉलिटिकल जो प्रेशर है वो कैसे रिलीज कर दिया। हम जियोपॉलिटिक्स में पिछड़ कहां गए, हम क्यों ताजिकिस्तान को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए। क्योंकि आज क्या ये हम कह सकते हैं कि रूस से, सॉरी, जिस चाइना से और पाकिस्तान से हमें टेंशन नहीं है, या फिर अफगानिस्तान में हमें रीच बनाए रखने के लिए एक तो बेस चाहिए ही चाहिए। तो हमने अपनी लोकेशन कैसे खो दी, ये एक बड़ा सवाल है। तो इन दो के पीछे इन दोनों का हाथ बताया जाता है। कहा जाता है कि रूस ने हमारे साथ मित्रता रखते हुए हमसे ताजिकिस्तान पर प्रेशर डलवाया, यानी खुद ने ताजिकिस्तान पर प्रेशर डाला कि इंडिया को यहां से बाहर निकालो, क्योंकि भारत इसका उपयोग प्रो वेस्ट कर रहा है, पश्चिम के लिए कर रहा है। यानी कि चाइना, यहां पर रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस दिया और चाइना ने अपना इंटरेस्ट शो किया। ताजिकिस्तान में असल में रशिया भी, चाइना भी प्रेजेंट है। देखिए यहां पर मैं मैप दिखाता हूं आपको। ये जो जगह दिख रही हैं आपको यहाँ पर, ये एयरबेस जो हरे हरे रंग में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बेसेस हैं जो रशिया ऑपरेट करता है। और जो ये लाल रंग में आपको दिख रहे हैं, ये चाइना ऑपरेट करता है। चाइना ने बकायदा, ये वखान कॉरिडोर है ना, जो अफगानिस्तान को जोड़ता है चाइना से, इसके आसपास अपनी पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं। ताजिकिस्तान पर खूब सारा कर्ज लाद रखा है चाइना ने, और चाइना ने यहां पर अपने एक्सपोर्ट से और अब इनको कर्ज दे दे करके ताजिकिस्तान पर यह प्रेशर डाला कि वो जगह, ये वाली जो जगह है जो आईनी एयरबेस है, और ये जो फरखोर है, फरखोर तो इन्होंने पहले ही हमसे ले लिया था, आईनी एयरबेस जो है इसे आप ले लीजिए। और ये काम करने में ये कामयाब हुए 2021 में। तो चाइना और रशिया ही सीक्रेट तरीके से भारत को इस जगह से निकलवाने में मतलब कामयाब हुए थे, और भारत को ये जगह खोनी पड़ी थी। या फिर अभी 2022 की खबर है तो खोनी पड़ी थी कहा जा रहा है, लेकिन खबर में चूंकि अब आई है तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रशिया ने बकायदा यहां पर खूब सारा ट्रेड किया है। सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि रशिया यहां के प्रमुख हथियार एक्सपोर्टर्स में से एक है, और पुतिन ताजिकिस्तान अभी अक्टूबर में जाके भी आए हैं, जो दर्शाता है कि ताजिकिस्तान उनके लिए कितना मायने रखता है। पुतिन लगातार ताजिकिस्तान के साथ हमेशा संपर्क में रहे हैं। उन्हें ये कहते रहे हैं कि हम सबको एक रहना है, अगर सोवियत रूस बनाना है, यूक्रेन हमें इसलिए ही कब्जाना है, कल को हमें वापस से सोवियत रूस बनाना हुआ तो 15 की 15 देशों का हमें एकीकरण करना होगा। कहते हैं कि इसके लिए दोस्ताने के अंदर हमें धोखा मिला, जो कि हमें रूस ने दिया, और रूस का उद्देश्य साफ था कि हम वेस्ट को कम से कम इतना नजदीक नहीं आने देंगे। जो यूक्रेन से युद्ध करते हुए रशिया कर गया, वो ताजिकिस्तान में भी कर गया। भारत ने हमें एक दोस्ताना धोखा दे दिया। जहां तक बात हो चाइना की, तो चाइना ने यहां पर अपने डिमांड से, अपने पैसे से, कहा जाता है कि उसने प्रभाव से इसे मोटिवेट किया कि भारत को यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि अगर भारत यहां रहा तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर निकलती है, उसके लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए चाइना ने उन्हें यहां से हटाया और खुद इस रास्ते के आसपास, वरखान कॉरिडोर के आसपास, वखान कॉरिडोर के आसपास अपने गुप्त सैन्य ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर के चाइना ने पूरी तरह से एक बढ़िया ट्रेडिंग पार्टनर की भूमिका निभाते हुए अपने पैसे के दम पर तमाम इनके साथ एक्टिविटीज की, सैन्य अभ्यास किए और इन्हें